हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। और आज हम आपको बताएंगे कि हमारी शेयर मार्केट में तेजी के क्या कारण हो सकते हैं और मंदी के क्या कारण हो सकते हैं। बेसिकली हम आपको बताएंगे आने वाले एक साल में हमारी मार्केट के बड़े इवेंट्स क्या हैं और उनका क्या परिणाम हो सकता है, हमारी मार्केट पे क्या असर वो डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं मार्केट के तथ्यों के बारे में। पहला है, हमारी मार्केट में पिछले 2 साल में एफआईआई सेलिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। पिछले 2 साल में या 3 महीने में जो पिछली गिरावट आई है उसका बेसिक और सबसे बड़ा रीजन है एफआईआई की सेलिंग। पिछले 2 साल में एफआईआई ने लगभग 5 लाख करोड़ की सेलिंग की है। पिछले 2 साल में एफआईआई ने 5 लाख करोड़ की सेलिंग की कैसे? बहुत सारे महानुभाव आपको मिलेंगे, वो कहेंगे एफआईआई ने 5 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है तो अब मार्केट नहीं उभर पाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि वो सेलिंग की कैसे। कोरोना के टाइम पे जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा तो सबको लगा मार्केट अब तो जीरो ही हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी, आदमी नहीं बचेगा, तो वो शेयर मार्केट में पैसा लगा के करेगा क्या। तो जब हमारा मन हुआ यार बिल्कुल मार्केट में से निकल जाओ, मार्केट अगर 2 रुपए पे भी मिले तब भी मतलब कि उसमें तो जीरो होना है, 200 रुपए की मार्केट आपको 50 रुपए पे भी मिले तब भी नहीं लेना है, तब एफआईआई ने खरीदना शुरू किया और आप लोगों ने बेचना शुरू किया। तो एफआईआई ने खरीदा तब जब मार्केट में होगा कि भैया अब ये मार्केट में तो किसी भी रेट पे नहीं खरीदना, ऐसा वो व्यू बना देते हैं। एफआईआई चाहते हैं ऐसा व्यू बन जाए, तभी तो उन्हें 200 का माल 50 में मिलेगा। क्योंकि एफआईआई चाहते हैं शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना, वो इस तरह से नहीं चाहते आज पैसा लगाया 10 साल में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बढ़िया है, 10 साल में इंडिया ग्रोथ करेगा तो हमारा भी पैसा ग्रो हो जाएगा, ऐसे नहीं। वो चाहते हैं कि इंडिया का या किसी भी देश का जब सेंटीमेंट बिल्कुल खराब करे, अब मार्केट तो उनकी 200 रुपए की है, सेंटीमेंट खराब करके उसे 50 रुपए पे पहुंचाएंगे और वो 50 रुपए में खरीद लेंगे और 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में जब सेंटीमेंट बिल्कुल पीक पे होगा और 200 वाली मार्केट है तो पूरे 200 पे आ गई होगी या 250 पे या 300 पे चली गई, ओवर वैल्यूड हो जाएगी, तो बेचकर निकल जाएंगे और फिर दोबारा उसका सेंटीमेंट खराब करेंगे और नीचे लाएंगे। कॉल पुट्स में सबसे ज्यादा काम करते हैं। जब उन्हें खरीदना होता है तो कॉल खरीद के बैठ जाते हैं, उसके बाद खरीदते हैं 5,000 करोड़ का। तो कॉलों में भी 5,000 करोड़ का कैश में खरीदा लेकिन कॉल में 20,000 करोड़ बना लिए। और जब उन्हें बेचना होता है तो वो पुटे खरीद के बैठ जाते हैं। तो एक तो अपना माल बेचा 10,000 करोड़ का, उसके बाद पुटों में भी 50,000 करोड़ कमा लिया। इस तरीके से एफआईआई ट्रेड करके पैसा बनाते हैं शॉर्ट टर्म में। तो मेनली एफआईआई का ध्येय शॉर्ट टर्म का रहता है कि शॉर्ट टर्म में वो पैसा कैसे बना पाए। और कुछ एफआईआई हैं ऐसे जो लॉन्ग टर्म में भी काम करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हैं। तो एफआईआई ने कोरोना टाइम पे बहुत पैसा लगाया हमारी मार्केट में, जब हम लोग नहीं खरीद रहे थे। रिटेल के बंदे ना बेच बेच कर भाग रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, उसे अपना घर भी चलाना था, तो वो अपनी सारी होल्डिंग एफडीज तोड़ रहा था और उस पैसे से अपना घर चला रहा था, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा था और अपनी बीमारियों के सारे एक्सपेंस देख रहा था। तब एफआईआई ने हमारी मार्केट में बहुत पैसा डाला और तभी से उसने बहुत कई लाख करोड़ रुपए डाले थे। और जैसे ही हमारा सेंटीमेंट सुधरा, मार्केट हाई हो गई, तो एफआईआई ने पैसा निकालना शुरू कर दिया और लगभग पिछले 2 साल में 5 लाख करोड़ की सेलिंग एफआईआई कर चुके हैं। लेकिन अब अगर उनकी होल्डिंग की बात करें तो उनके पास होल्डिंग बहुत नेग्लिजिबल बची है, बहुत कम बची है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआई के पास अब होल्डिंग कम है। कम होने के बहुत सारे कारण हैं जो हम आपके आज की वीडियो में बताएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, वो वापस खरीदने जरूर आएंगे, लेकिन आएंगे कब ये नहीं कह सकते। आज खरीद लें, 1 साल बाद खरीद लें, 1.5 साल बाद खरीदें। खरीदेंगे तभी जब उन्हें मार्केट सस्ती दिखेगी, जब उन्हें सेंटीमेंट बिल्कुल खराब मिलेगा कि भाई अब आप सोचोगे अब तो ये मार्केट ऊपर जाएगी ही नहीं, तब वो खरीदने आएंगे। तो एफआईआई सेलिंग एक बड़ा ट्रिगर है हमारी मार्केट में गिरने का। और अभी एफआईआई की पोजीशन बहुत कम है, तो मुझे एक ट्रिगर था कि एफआईआई सेलिंग हो रही थी। मुझे लगता है कि अब एफआईआई सेलिंग क्या करेंगे, अब उनके पास माल नहीं है बेचने के लिए। हाँ, उनके ना खरीदने की वजह से हमारी मार्केट थोड़े दिन नीचे रह सकती है। हो सकता है कि मार्केट हमारी 19,000 से ज्यादा जाए ना, या 20,000 तक जाए, उसके ऊपर जाए ना। लेकिन 20,000 के ऊपर जाने के लिए तो एफआईआई की बाइंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर मार्केट को 20,000 से ऊपर जाना है तो एफआईआई का पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। चाहे वो 5 लाख करोड़ बेच कर गए, सिर्फ 2 लाख करोड़ लगाए, तब जाके वो 20,000 से ऊपर जाएगी। सेकंड पॉइंट हम लेकर चलते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई पहले और उसने अदानी पे बोला कि अदानी ओवर वैल्यूड है, अदानी पे लोन्स हैं, अदानी की बुक्स में प्रॉब्लम है।
वो 85% तक क्रैश कर सकते हैं। और कंपनी अदानी की 3-4 कंपनियां तो एटीजी और अदानी पावर सब 85% तक क्रैश कर भी गई। अगर हम अदानी एंटरटेनमेंट, अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो 65% क्रैश कर गया। अगर हम अदानी पोर्ट की बात करें तो लगभग 50% क्रैश कर गया। तो कंपनी ऑफ 50%, अगर देश की, इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियां, जो इंडिया वर्ल्ड में सबसे नंबर 2 पे चल रहा था बंदा, उसकी कंपनियों को अगर 50% क्रैश कर जाए तो छोटी बात तो नहीं है। बहुत ज्यादा मार्केट कैप साफ हो गई, कितने ही लोग बर्बाद हो गए, कितने ही लोगों का पैसा खत्म हो गया, कितने ही लोग जो अपना रिटायरमेंट का पैसा लगा कर बैठे थे या किसी जरूरत की चीज का पैसा अडानी के शेयर में इन्वेस्ट करके बैठे थे कि 10 साल बाद निकाल लेंगे। अब पता नहीं 10 साल बाद उन्हें उनका पैसा मिले ना मिले। अभी तो उनका पैसा 50% ऑफ हो गया, खत्म हो गया। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। अब एक चीज और बताते हैं आपको कि पिछले 2 बार से मोदी जी ने भिगो भिगो के जूता मारा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मुंह पे, इस तरह की जीत ली है। तो इस बार पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ बड़ा करना चाह रही है। उन्हें जीत अब छोटी मोटी चीजों से नहीं मिलेगी कि छोटा मोटा दंगा करा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो, इस चीज से जीत नहीं मिलेगी। अब उन्हें जीत तब मिलेगी जब लोग कहेंगे कि मोदी जी के आने के बाद इंडिया तो बर्बाद ही हो गया। तो अब पॉलिटिकल पार्टी ऐसा चाहती है कि इंडिया तो बर्बाद ही हो जाए, ऐसा दिखे, इंडिया बर्बाद होता हुआ दिखे। और अब ये अगले 1 साल में पॉलिटिकल पार्टी पता नहीं क्या क्या आने वाली है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो भी हो सकता है पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो एक, जिससे कि अदानी का शेयर टूटे। अदानी का शेयर टूटेगा तो मोदी जी पे प्रॉब्लम आएगी। मोदी जी, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, इंडिया पे प्रॉब्लम आएगी तो मोदी जी को कह सकेंगे अगर अदानी टूट गया तो सारे के सारे बैंक्स टूट जाएंगे। बैंक्स टूट जाएंगे तो जो रिटेल पीपल है उनको लोन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा तो अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। तो बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल भी हो सकता है ये। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है और अभी कोई हिंडनबर्ग चुप थोड़ी बैठेगा, अभी तो ये 2 साल तक चलती रहेगी। कभी अदानी उसके ऊपर कुछ कहेगा, कोर्ट में केस है, 2 महीने में उसमें कुछ हियरिंग होगी, 2 महीने बाद हिंडनबर्ग भी कुछ और कहेगा, कुछ नए तथ्य सामने लाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। और ऐसे ही अब हिंडनबर्ग के बाद फिर एक आया जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस ने भी यही कह दिया कि अदानी का लिंक है मोदी जी से। ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खत्म करने की बात है, क्योंकि अब अगले 2 साल इलेक्शन है तो इलेक्शन में ये सब होगा ही होगा। अभी तक इलेक्शन के टाइम पर क्या होता था, दंगे हुआ करते थे, जैसे इलेक्शन पास आते थे दंगे करा देते थे, तो दंगा जिस स्टेट में हो वो स्टेट गई हाथ से। लेकिन अब वो दंगे हो गए पुराने, क्योंकि दंगों वाले मुद्दे ही खत्म हो गए, राम मंदिर बन गया, जितनी भी अपनी सरकारी सब्सिडीज आ रही है वो हिंदू मुस्लिम दोनों को मिल रही हैं। तो बीजेपी ने कई हद तक हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा खत्म कर दिया है। 3 तलाक लिया है मुस्लिम, उन्होंने उसका समर्थन कर दिया। और भी धारा 370 हटी, मुस्लिम ने उसका समर्थन कर दिया। राम मंदिर आया तो सबने उसका समर्थन कर दिया। मस्जिद के लिए जगह दी गई तो हिंदू ने समर्थन कर दिया। बहुत सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, तो अब एक नया मुद्दा लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी, जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम सबसे बड़ी आ रही है बीजेपी, उसको थोड़ा सा धूमिल किया जाए। क्योंकि अगर बीजेपी को जड़ से हटाना है, अगर उसको सेंटर से हटाना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो बड़ा करने की कोशिश हो रही है बाहर के देशों से। अब बाहर के देशों से कौन सी पार्टी मिली हुई है, नहीं मिली, हम इस पे कमेंट करना नहीं चाहते। लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो ये बड़े बड़े काम होंगे, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है। वर्ल्ड की सबसे बड़ा इवेंट होता है इलेक्शन। इलेक्शन इज द बिगेस्ट इवेंट इन एनी कंट्री। और इंडियन इलेक्शन तो इस टाइम पर वर्ल्ड्स बेस्ट इवेंट हो रखा है। अमेरिका का इवेंट को प्रेस इतना कवर नहीं करते जितना इंडिया के इलेक्शंस को कवर कर रही हैं अपनी फॉरेन प्रेस, फॉरेन न्यूज कंपनीज। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जॉर्ज सोरोस की रिपोर्ट, अदानी सागा और पॉलिटिकल स्टेटमेंट अब आते ही रहेंगे और ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और जब जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी तो मार्केट में भी अप्स एंड डाउन्स आपको मिलेंगे। थर्ड पॉइंट हम लेकर चलेंगे, रिटेल एक्सटॉर्शन। अब क्या हुआ, पिछले 2 साल में एफआईआईज ने 5 लाख करोड़ का माल बेचा। वो खरीदा किसने? वो खरीदा है रिटेल पीपल ने। क्योंकि जब से कोरोना आया, कोरोना पे जब मार्केट भागी तो बहुत सारे रिटेल के पीपल जो एफडीज में पैसा लगाते थे उन सबने एफडीज तोड़ी और अपना उठाकर एफडी के इंटरेस्ट क्योंकि घटने लगे तब से, और एफडी में जब बचा नहीं कुछ तो वो मार्केट में आ गए, या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आ गए या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने लगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू की, लेकिन पैसा तो रिटेल पीपल का ही लगाया ना। तो रिटेल पीपल को एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसका पैसा एक उद्देश्य के लिए होता है। एक होता है कि मुझे 10 साल बाद लड़की की शादी करनी है या 20 साल बाद मुझे रिटायर होना है, एक टाइम फ्रेम के लिए होता है, या 5 साल बच्चे को बाहर भेजना है, 5 साल बाद उतने टाइम के लिए पैसा लगाता है। मतलब उसे एक टाइम के बाद अपना पैसा निकालना भी होता है। एफआईआईज और डीआईज को पैसा निकालना नहीं होता, वो सिर्फ प्रॉफिट निकालते हैं, बाकी पैसा लगा रहता है। लेकिन रिटेल बंदे को अपना पैसा निकालना पड़ता है। वो शादी के लिए हो सकता है,
वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए हो सकता है, वो कार खरीदने के लिए हो सकता है, वो घर खरीदने के लिए हो सकता है, किसी ना किसी एक उद्देश्य के लिए होता है। जैसे ही वो टाइम पूरा होगा उसे वो पैसा वापस चाहिए। अब पिछले 2 साल से रिटेल पीपल पैसा लगाए जा रहे हैं, कब तक लगाएंगे? एफआईआई पैसा निकाले जा रहे हैं। हालांकि रिटेल पीपल अभी भी लग रहा है पैसा, मार्केट में पैसा अब भी आ रहा है, सिप में पैसा अब भी आ रहा है, लेकिन एक टाइम पर रिटेल पीपल पैसा निकालेगा। और अगर उस दिन उसे प्रॉब्लम लगी ये कि मेरे को तो रिटर्न आया ही नहीं, अगर उसने 5 साल तक पैसा डाला और 5 साल बाद जब उसे निकालने की बारी आई और उसने एक अंदाजा लिया था कि 5 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा और डबल ना हुआ, सिर्फ उतना ही रह गया जितना लगाया था, तो फिर वो दोबारा से पैसा नहीं लगाएगा, वो अपना पैसा निकाल लेगा और कहेगा इससे बढ़िया तो एफडी है, और वो एफडी में लगाएगा। लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये मार्केट है 5 साल में नहीं देगी तो 10 साल में देगी, 10 साल बैठिए। लेकिन रिटेल पीपल को, अपने जनता को तो पैसा चाहिए होता है, शादी करनी है तो करनी है, पैसा बढ़ा या घटा वो निकालेगा ही निकालेगा। तो हमें एक प्रॉब्लम ये भी आ सकती है कि अगर लंबे टाइम मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया तो फिर रिटेल पीपल एक्सटॉर्शन हो जाएगा और अपना पैसा निकालेगा, और जब वो निकालेगा और खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो मार्केट गिर जाएगी। शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर 2-3 साल तक ऐसी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी बनी रही और मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया तो एक ये रिस्क भी हो सकता है मार्केट के गिरने का। लेकिन अगर मार्केट ने रिटर्न दे दिया तो यही पॉइंट आपको बढ़ा भी देगा। जब रिटेल पीपल को देखते हैं ना कि 10 लाख लगाए थे और 15 हो गए, तो फिर जो उसने पैसा भी नहीं लगाया था, एफडीओ में रखा हुआ था, घर में गोल्ड में रखा हुआ था, वो वाला पैसा भी वो मार्केट में लगा देगा और यही मार्केट को बढ़ा भी देगा। फोर्थ पॉइंट हम लेकर चलते हैं हायर वैल्यूएशन। अब अगर मैं हायर वैल्यूएशन बोलूंगा तो हम हायर वैल्यूएशन पे नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली हम हायर वैल्यूएशन पे हैं। छोटी सी बात समझाते हैं आपको। इंडियन पीई एवरेज 30 तक चलता है। अगर इंडियन पीई 25 to 30 है तो हमसे कहते हैं कि ठीक है, अपनी वैल्यू पर है। अगर वो 20 पर आ जाता है तो हमसे कहते हैं कि सस्ता हो गया है, और अगर वो 15 पे आ जाता है तो हमसे कहते हैं बॉटम आउट हो गया है। 15 से नीचे तो बहुत साल हो गए हैं, कहीं गया ही नहीं वो 15 से नीचे। 15 से नीचे तो इंडियन पी कई सालों से गया ही नहीं है, 15 पे तो बॉटम आउट हो जाता है। आजकल हमारा पी चल रहा है इंडियन का 20 तो फिर सस्ता है, 20, 22, 25 तक सस्ता ही रहता है। 30 पे वो महंगा हो जाता है। 30 पे हम कहते हैं कि भाई इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 30, 35 पे महंगा हो जाता है। तो अभी इंडियन पी चल रहा है 20, तो सस्ता है। लेकिन इंडिया की कंपैरेटिवली अगर चाइना देखें तो चाइना सिर्फ 10 के पी पे चल रहा है, 12 के पी पे चल रहा है, और बाकी इमर्जिंग मार्केट भी 10 और 12 के पी पे चल रही है, जो 15 से 20 चलनी चाहिए। तो कुछ इमर्जिंग मार्केट 15 पे चल रही है, तो 12, 15, 10 के पी पे इमर्जिंग मार्केट चल रही है, लेकिन इंडिया 20 के पी पे चल रहा है। लेकिन इंडिया 20 के पी पे इसलिए चल रहा है कि सभी को लगता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बाकी देशों की ग्रोथ स्टोरी से ज्यादा बढ़िया है, इसलिए उसे पी ज्यादा मिला है। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो हम महंगे हैं, लेकिन अगर सिर्फ वैल्यूएशन के हिसाब से देखा है तो 20 का पी, 20 का पी इंडियन मार्केट के लिए सस्ता है। 25 to 30 का पी हमें आराम से मिल जाता है बुल मार्केट में। 20 के पी पे हमें महंगा नहीं बोला जा सकता, लेकिन हम कंपैरेटिवली महंगे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर किसी को ऑप्शन है कि इंडिया में पैसा लगाया जाए कि चाइना में, तो हो सकता है चाइना में लगा दे या बाकी इमर्जिंग मार्केट में लगा दे इंडिया में से पैसा निकाल के। लेकिन अगर ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो 20 का पी सस्ता है। इंडिया में जिसने पैसा लगाया है उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बढ़िया है, और आगे आगे हमारी वैल्यूएशन, क्योंकि हमारी अर्निंग बढ़ेंगी तो इसलिए हमारी वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर चलेंगे फिफ्थ, अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट क्या है? जो गर्मी मार्च और अप्रैल में होनी चाहिए थी वो गर्मी हमारे इंडिया में फरवरी में ही आ गई। अगर गर्मी इतनी ज्यादा होगी तो सूखा पड़ने के अंदेशा है कुछ जगहों पर, और अल नीनो इफेक्ट आएगा, मतलब कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी और बारिश कम होगी। अगर बारिश कम होगी, बारिश कम होने से एक तो हमारा देश में कृषि की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा बहुत ज्यादा पैसा एक्सपोर्ट से आता है, जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था 35% एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। और अगर मान लीजिए कि अगर बरसात कम होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है एग्रीकल्चरिस्ट की, उन्हें पानी अपने पास से देना पड़ता है और कुछ जगहों पर पानी नहीं दे सकते, वहां पर पानी की शॉर्टेज है, तो वहां की तो फसल ही खराब हो जाती है। दोनों ही केस में हमारी इकोनॉमी पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। एग्रीकल्चर की वजह से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं नहीं कर पाएंगे। सेकंड, जो हम एक्सपोर्ट नहीं भी करेंगे लेकिन जो अपने खाने के लिए अनाज है वो महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी तो ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा और हमारी लॉन्ग टर्म पिक्चर थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती है। तो अल नीनो इफेक्ट से भी हमें खतरा है मार्केट के अनस्टेबल होने का। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लेशन।
जैसे जैसे फेड वाले अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव नेचर के हिसाब से हमें भी और सारे इमर्जिंग मार्केट को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है। अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सभी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ने से अपने रेट बढ़ाएंगे, रेट बढ़ाने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हमारे को प्रॉब्लम आएगी ग्रोथ पे, और अगर हमारी ग्रोथ कम होगी तो मार्केट की ग्रोथ भी कम होगी। तो एक प्रॉब्लम ये फेड वाले भी कर रहे हैं, अगर फेड ऐसी रेट बढ़ाता रहेगा तो हमें रेट बढ़ाने पड़ेंगे, रेट बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ घट जाएगी। तो बल्कि ऐसा लग रहा है कि अब फेड नहीं बढ़ाएगा रेट, 25 में से 2 बार बढ़ाएगा, लेकिन अगर उसने कहीं 50 पैसे बढ़ा दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी इंटरेस्ट रेट अपने हाई पर आ गया है, अमेरिका को भी प्रॉब्लम हो रही है, इतना इंटरेस्ट रेट हो गया है, लेकिन फिर भी वो बढ़ाए जा रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से अमेरिका को भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे लगता है कि अब वो कोई और तरीका देखेंगे अपनी महंगाई को कम करने का, सिर्फ एक ही तरीके से नहीं करेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, क्योंकि महंगाई कम करने का एक तरीका ये भी है मार्केट में पैसा कम कर दो। अगर वो मार्केट में पैसा थोड़ा सा निकाल लें तो भी महंगाई कम हो सकती है। तो सिर्फ ये एक ही तरीका नहीं है कि बस इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तो महंगाई कम होगी, दूसरे तरीके भी हैं, उन्हें वो देखने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा के दूसरे तरीकों पे ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं 7th, करेंसी डीवैल्यूएशन। अब आप जरा ध्यान से समझिए, कोरोना के टाइम पर हमारे डॉलर का रेट था 70 के आसपास, आज डॉलर का रेट हो गया है 83। तो एक तरीके से लगभग 11 रुपए बढ़ गए हैं, लगभग 15% डिवैल्यूएशन हो गई है इंडियन करेंसी, डॉलर का रेट 15% बढ़ गया है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर किसी एफआईआई ने हमारे इंडिया में 1 करोड़ 15 लाख रुपए लगाए थे कोरोना के टाइम पे, कोरोना के टाइम पर मार्केट कितनी थी, कोरोना के टाइम पर मार्केट मान लीजिए 12,000 थी, अब वो मार्केट 12,000 से बढ़कर हो गई 17,500, तो लगभग उस एफआईआई ने 20% अर्न कर लिया। 12,000 पे लगाई थी, 17,000 आ गई है, 17,500, तो उसने 20% अर्न कर लिया। लेकिन जब उसने लगाई थी तो डॉलर का रेट 72 था, आज 83 है। अब जब वो आज अपना ये 83 रुपीज लेकर जाएगा तो उसे $1 मिलेगा, और उस टाइम पर जब उसने लगाया था तो 72 पे मिल गया था। तो 20% उसने इंडियन मार्केट में कमाया 2 साल में, लेकिन 15% गवा दिया डिवैल्यूएशन की वजह से। तो नेटमो से क्या मिला, एफआईएस को क्या मिला, 5% 2 साल में, इतना तो वो एफडी में पैसा लगा लेगा, यहाँ पर इक्विटी मार्केट में ट्रेड करने की क्या जरूरत है। तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। नुकसान पहले बता रहे हैं आपको, क्योंकि करेंसी डिवैल्यूएशन होगी, करेंसी डिवैल्यूएशन होने से एक तो जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हमें महंगा मिलेगा, हमें महंगा मिलेगा तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दूसरा, जो हमारे यहाँ इन्वेस्टर हैं उनको लगेगा कि करेंसी डिवैल्यू कर रही है तो इंडिया में पैसा लगा के फायदा नहीं है, तो वो इंडिया में पैसा लगाने नहीं आएंगे। लेकिन फायदा क्या है, जो पैसा पहले से इंडिया में लग गया, जो पैसा एफआईआई ने 75 के रेट पे इंडिया में लगा दिया था, वो आज भले उन्होंने अपनी होल्डिंग बेच दी 5 लाख करोड़ की, लेकिन वो पैसा निकाल कर नहीं लेकर गए, उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया अभी डॉलर में, वो आज भी उनके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में पड़ा होगा, 5 लाख करोड़ पड़े होंगे, कैश लेवल पे बैठे होंगे, ये सोच के कि मार्केट सस्ती होगी और हम खरीदेंगे। तो वो पैसा वो फिर से लगाएंगे, क्योंकि उन्हें 5% नहीं चाहिए, उनका टारगेट तो 20% होता है साल का, तो उन्हें 5% से नहीं काम होगा उनका, तो वो ज्यादा कमाना चाहते हैं। तो एक फायदा ये भी है। तो लेकिन अगर डॉलर का रेट ऐसे ही बढ़ता रहा है तो प्रॉब्लम ही, बहुत ज्यादा गिरना भी हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है डॉलर, लेकिन एक रेट है, जैसे अभी 83 चल रहा है, अगर 78 के आसपास, 76 के आसपास रहे तो ये बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। 82 83 थोड़ा हाई लेवल है, इंडिया के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही फेड रेट कम करने शुरू करेगा ये अपने आप गिरना शुरू हो जाएगा, और फिर ये 75 आ जाएगा। 75 गिरने से इंडिया को नुकसान है, बस 78 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 76 to 80 रहना चाहिए, तो उसमें इंडिया को फायदा है। तो जैसे ये 76 के नीचे जाएगा तो उल्टा हमारे आरबीआई को आके डॉलर खरीदने पड़ेंगे, जिससे कि इसका रेट 76 से नीचे ना जाए, नीचे जाने से भी नुकसान है इंडिया को। तो ये 76 से 80 के बीच में रहता है तो इंडिया के लिए फायदेमंद है। अभी 83 है, 5% अबव है अपने कंफर्टेबल लेवल से, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, जैसे ही फेड अपने रेट बढ़ाने से बंद करेगा ये अपने आप नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट हमें जो प्रॉब्लम लगती है हमारे इंडियन मार्केट में, वो लगती है रशियन क्रूड डिस्काउंट। ये प्रॉब्लम भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। रशिया का क्रूड कोई खरीदना नहीं चाह रहा था, उनके पास बायर बहुत कम थे, तो इंडिया गया और कुछ और बंदे भी गए और उनसे कहा कि भाई अगर आप कुछ डिस्काउंट देंगे तो हम आपसे आपका क्रूड खरीद लेंगे। रशिया को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, उसने अपना क्रूड डिस्काउंट पर बेच दिया। इसी कारण से हमारे पास भी फायदा हुआ, हमारे भी जो है आपके रिजर्व बढ़ गए, हमारा भी इंपोर्ट बिल कम हो गया, और इससे हमारे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल हम क्रूड का ही देते हैं और वही हमारा 20% कम हो गया। तो इससे हमारे को क्रूड सस्ता मिला है,
और हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ है, इससे हमारे देश को फायदा है। लेकिन जो ये रशिया अपना सस्ता क्रूड बेच रहा है, इससे एक नुकसान ये भी है कि हमने इससे जरूरत जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा क्रूड खरीद लिया, खरीदना पड़ा, तभी उसने हमें डिस्काउंट दिया। तो इसकी वजह से अब हमारे को जो पैसा 2 साल बाद देना था वो अभी देना पड़ेगा। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आ जाएगी। और इन केस अगर रशियन करेंसी अपवर्ड वैल्यू हो गई, रशियन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, तो हमारे को फिर वो क्रूड उतने ही रुपए पड़ जाएगा, क्योंकि हमें जरूरत थी 100 रुपए की, हमने खरीदा 500 रुपए का, हमारे पास इतना ज्यादा फॉरेन रिजर्व था नहीं रशियन करेंसी का, तो अब रशियन करेंसी खरीदनी पड़ेगी। रशियन करेंसी अगर रेट बढ़ गया तो हमारे को जो 20% डिस्काउंट मिला है वो वहां चला जाएगा, तो फायदा नहीं होगा। तो एक टेंशन ये भी है, जैसे डॉलर का रेट बढ़ रहा है, डॉलर करेंसी का रेट बढ़ रहा है, तो रशियन करेंसी का भी रेट बढ़ जाएगा, तो हमारे को जो बेनिफिट हुआ है हो सकता है वो हमारे हाथ ना लगे। तो एक प्रॉब्लम ये रशियन क्रूड जो डिस्काउंट पे बिक रहा है और जरूरत से ज्यादा बेच रहे हैं, तो इससे रशियन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, डॉलर की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एक प्रॉब्लम ये भी लग रही है। नेक्स्ट लग रहा है हमें कर्नाटक इलेक्शन। कर्नाटक में आज तक जब भी इलेक्शन हुए हैं तो जो पिछली पार्टी थी वो कभी नहीं आई, तो अब देखते हैं इस बार बीजेपी आती है या नहीं आती है। कर्नाटक इलेक्शन एक बड़ी स्टेट है, अभी जो 4 स्टेट के इलेक्शन थे बहुत छोटी स्टेट थी, वहां पर जीतना हारना इज नो बिग डील। लेकिन कर्नाटका और राजस्थान बड़ी स्टेट है, उसके बाद यूपी इलेक्शन है और फिर एक पार्लियामेंट इलेक्शन है। तो पहले पार्लियामेंट होगा, उसके बाद यूपी, तो अभी दूर है, तो अभी ये देखने वाली चीजें हैं। और अगर यहाँ पर बीजेपी जीतती है तो ये बिग पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए, मार्केट में 10, 15% का उछाल आ सकता है। और अगर वहां पर बीजेपी हारती है तो ये मार्केट के लिए बिग नेगेटिव होगा और मार्केट 10 से 15% का ड्रॉप दे सकती है, एक छोटी सी चीज पे, सिर्फ इलेक्शन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा लगता है हमें नवंबर 2023 में 5 स्टेट के इलेक्शन, उसमें कर्नाटका भी है और भी 5 है। आपको याद होगा जब पिछली बार 2018 में ये 5 स्टेट के इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी कहीं पर भी नहीं जीती। इस बार ये 5 स्टेट के इलेक्शन होंगे और अगर बीजेपी फिर से 5 में हार जाए तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर 5 में से 2 में भी जीत गई तो ये बड़ा सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि वो 5 की 5 स्टेट में बीजेपी की पकड़ नहीं है। तो अगर उनमें से 2 में भी जीत गई तो ये बिग पॉजिटिव हो सकता है मार्केट के लिए। उसके बाद एक हमारा 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन है, वो तो सबका बाप है, आपको भी पता है। पिछले साल बहुत ज्यादा सीटें आई थी, अगर इस बार सीटें और बढ़कर आ गई तो 25-30%, 20-25% नए हाईज देखेंगे आप। अगर सीटें थोड़ी सी कम आई तो फिर आप एक ड्रॉप देख सकते हैं। अगला है हमारा रशियन यूक्रेन वॉर। रशिया और यूक्रेन की वॉर को ऐसा बोला जा रहा था कि 20-25 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये वॉर चलते चलते 1 साल हो गया है और अभी पता नहीं कब तक चलेगी और इसके क्या नए कदम हो सकते हैं। कोई बड़ा कदम उठाने पे प्रॉब्लम होगी, 1 साल तक चलने से भी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं क्योंकि वो वॉर चलने की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाई। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। यूक्रेन अगर वॉर ज्यादा जब भी चल गई और 1 साल चल गई तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर कोई बड़ा कदम उठा लिया तो भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। इंस्टेबिलिटी है, कभी भी कोई न्यूज आएगी और प्रॉब्लम आ जाएगी। एक नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारे देश में जो अभी इलेक्शन ही सबसे बड़े पॉइंट है। 4 स्टेट 5 स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं, कर्नाटक का इलेक्शन आ रहा है और एक पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है। जब ये इलेक्शन आएंगे तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां चाहेंगी कि देश में उथल पुथल हो जाए। उथल पुथल होने की वजह से हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस तक आए हैं, और प्रॉब्लम तो है लेकिन उसे बड़ा करके दिखाया जा रहा है। तो ऐसे ही वेदांता पे उंगलियां उठी। वेदांता बहुत बढ़िया कंपनी है, 10-10%, 8-8% का तो डिविडेंड देती है हर साल। जो कंपनी 8% साल का डिविडेंड दे सकती है, क्या वो 5% का लोन नहीं उतार पाएगी अपना? जो लोन पे उसे इंटरेस्ट सिर्फ 5% देना है और जो कंपनी 8% का डिविडेंड दे रही है, क्या वो 5% का लोन नहीं उतार पाएगी? अगर उसके पास लोन देने के पैसे नहीं होते तो डिविडेंड देना बंद कर देती, डिविडेंड मत देती, पहले लोन दे देती उस पैसे से। लेकिन अगर वो डिविडेंड दे रही है तो मतलब उसे लोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल तरीके से चल रही है। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि वेदांता पे भी अदानी की तरह बड़ा कर्ज है। तो ये कुछ नहीं है, ये न्यूज़ है आपके शेयर को गिराने के लिए। और मैं तो ये कहूंगा जब भी कोई ऐसी फटाक से न्यूज़ है आप भी ठपाक से खरीद लो अपना एक शेयर। वेदांता पे न्यूज़ है, मैं तो कह रहा हूँ आए 40% गिरा दो नीचे, मैं भी 10 लाख का कर्जा लेके वेदांता खरीद लूंगा। अदानी पे न्यूज़ आई है, अदानी पोर्ट हमने कहा था खरीद लीजिए। हम अदानी की बाकी कंपनीज को नहीं कह रहे हैं, लेकिन अदानी पोर्ट पे वैल्यू है, अदानी पोर्ट के पास एसेट्स हैं, अदानी पोर्ट के पास अर्निंग है। आने वाले 10 साल में आप पोर्ट की अर्निंग देखिएगा क्या हो जाएगी। तो डेवलपमेंट फेज में है, जब वो अर्निंग फेज में आएगा ना तो आप देखना उसकी अर्निंग दिन दुगनी छोड़ो, क्वार्टरली दुगनी, ईयरली चौगुनी बढ़ेगी। तब आप कहेंगे इसका पी जो 200 दिखाई दे रहा है ना, इसी लेवल पे वो 20 का रह जाएगा, क्योंकि अर्निंग 10 गुना हो जाएगी।
अदानी पोर्ट खरीदने लायक शेयर है, अदानी पोर्ट को आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं। हमने खरीदने की राय दी है, हमें लगता है कि 1 साल के अंदर डबल हो जाएगा, वापस अपना उसी लेवल पे आ जाएगा जहाँ से गिरना शुरू हुआ था। बाकी कंपनीज की हम बात नहीं कर रहे, टोटल गैस वगैरह को मत खरीदिए, लेकिन अदानी पोर्ट एक अच्छा शेयर है, उसमें पीई भी बढ़िया है, उसमें अर्निंग भी है, उसमें वैल्यूएशन भी है, उसके पास एसेट्स भी है। जो एसेट उसे 10 रुपए गज पे मिली थी, उसने उसे डेवलप करके अब 1 लाख रुपए गज बना दिया है। तो उसकी वैल्यू इतनी है कि अगर वो खाली अपना एक पोर्ट बेच देना तो पूरी कंपनी की वैल्यूएशन निकल आएगी। उसके पास वो एक एसेट इतने की है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड हैं वो आएगी, तो मार्केट में डिप आ सकता है। उन डिप्स में आपको खरीदारी करनी है, ना कि बेच के निकलना है। हाँ, अगर आपका पैसा कोई शॉर्ट टर्म का है, 2 साल 4 साल 5 साल के लिए लगाया है, तो मैं कहूँगा मार्केट में से उस पैसे को निकाल लीजिए और उस पैसे को आप बैलेंस्ड फंड में लगाइए, म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा लीजिए बैलेंस्ड फंड में। उसमें आपका 50% पैसा एफडी में लगेगा, 50% मार्केट में लगेगा, तो मार्केट के गिरने पे भी आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन उसमें रिटर्न भी ज्यादा नहीं आते हैं, 12% 15% तक के साल के रिटर्न आ जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो उस पॉइंट को कमेंट में बताएं, हम दोबारा से आपको वीडियो भेज देंगे। आप अपना व्हाट्सअप नंबर डाल सकते हैं, आपको व्हाट्सअप कर देंगे उसका आंसर वीडियो बनाकर। तो और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।